मैं पोर्ट सर्जिकल यूनिट में नर्स का काम करने जापान आई थी। लोग मीलों दूर से यहाँ अपना इलाज करवाने आते थे। यहाँ के सर्जन्स बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हम मरीजों को वो नहीं बताते जो हम उन्हें नहीं बताना चाहते, और वो यही कि यहाँ भूत है। यहाँ पर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दिए, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने मेरी चीखें निकलवा दी। कुछ महीनों पहले एक मरीज ने मुझसे कहा कि उसने रेड किमोनो पहने एक औरत को अपने बिस्तर के पास खड़े हुए देखा था। वो औरत खड़े खड़े उसे पूरी रात देखती रही। उस मरीज ने उस औरत का चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो काले बालों से ढका हुआ था। क्या सच में? आपने उसे कहाँ देखा था? वहां, वो ठीक वहीं खड़ी थी। उस मरीज ने डरे हुए चेहरे के साथ पर्दे के पीछे इशारा किया। मैंने पर्दा हटाकर उसे खुद दिखाया कि वहां कोई नहीं है। बाकी सभी बिस्तर खाली थे और उसके साथ उस कमरे में और कोई नहीं था। जैसे कि ये सब डरने के लिए काफी नहीं था, कुछ हफ्ते बाद एक अलग मरीज ने ठीक ऐसी ही बात कही जब उसे भी उस कमरे में अकेले रखा गया। क्या आपने उसका चेहरा देखा था? ओह नहीं, लेकिन मैंने कुछ और देखा। वो मरीज किसी कमजोर डरे हुए खरगोश की तरह कांप रही थी। आपने क्या देखा? उसका सर सीलिंग को छू रहा था। उसकी गर्दन बहुत ऊपर तक जा रही थी, जैसे कि कोई सांप। अब जब वो सब बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त सुबह के 2:30 बज रहे थे और मैं पहले से ही लगातार नाइट शिफ्ट करके थक चुकी थी। मैंने उस मरीज को आराम से सोने के लिए कुछ दवाइयां दे दी। जैसे ही वो सो गई तो मैंने तय किया कि मैं वार्ड में जाकर वक्त बिताऊंगी। उस वार्ड में 6 बिस्तर थे, लेकिन पेशेंट सिर्फ एक ही था। बाकी सब बहुत ही साफ तरीके से लगे हुए थे। सफेद बिस्तर अपने मालिक का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक मैगजीन उठाई और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। 15 मिनट के बाद ही मेरे लिए आंखें खोलकर बैठना मुश्किल हो गया। मैं जानती थी कि यह अस्पताल के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मैं फिर भी एक कोने वाले बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे ये याद नहीं कि जब मैंने किसी को लकड़ी के फ्लोर पर भागते हुए सुना तो उस वक्त क्या टाइम हुआ था। मैं ये सोचकर उठी कि शायद कोई आ गया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो कमरा पहले ही की तरह बिल्कुल खाली था। वो मरीज अब खर्राटे ले रही थी। हेलो, क्या कोई है? जैसे ही मैंने उस औरत के हंसने की आवाज सुनी, मैं चौंक गई। दरवाजा बंद था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले किया था। इसका मतलब यह है कि आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। मिसेस टनाका, क्या आप फिर से नींद में चल रही हैं? मैं लाइट नहीं जला सकती थी क्योंकि ऐसे करने से सोई हुई मरीज जाग जाती। कमरे में जल रही लाइट ज्यादा रोशनी नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने अपने फोन पर फ्लैश लाइट जला ली और मैंने देखा कि एक औरत लाल रंग का किमोनो पहने ठीक दरवाजे के पास खड़ी थी। इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं एक चीज तो बता सकती थी कि वो अजीब तरह से हंसते हुए मुझे घूर रही थी। ओह गॉड! मेरी मॉम की अचानक आई कॉल ने मुझे एक पल के लिए तो दिल का दौरा ही दे दिया। हाय मॉम, आप अब तक जाग क्यों रही हैं? कोको, क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अचानक आधी रात को मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मुझे बस एक बुरा सपना है। तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ मॉम, और मैं कहाँ हो सकती हूँ? मेरी नाइट शिफ्ट है। दोबारा? क्या तुमने नाइट शिफ्ट कहा? हाँ, क्यों? मैंने अभी देखा कि नाइट शिफ्ट करते हुए तुम्हारी आंख लग गई और तुम्हें एक अजीब सी दिखने वाली औरत सोते हुए देख रही है। उसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और वो... इससे पहले कि मेरी मॉम अपनी बात खत्म कर पाती, उनका फोन बीच में ही कट गया। मेरे कांपते हुए हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। बहुत ही धीरे धीरे तेज धड़कनों के चलते मैं वापस उस तरफ मुड़ी जहां वो औरत कुछ सेकंड्स पहले खड़ी थी, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आंखें पूरे कमरे को छानने लगी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। अचानक मेरा फोन फिर से बजा। दोबारा मेरी मॉम मुझे फोन कर रही थी। मैं अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी तो मेरी नजर मरीज के बिस्तर की तरफ गई। मैंने देखा कि वहां पर लाल किमोनो पहनी एक औरत के पैर दिख रहे थे। मैं उछलकर ऊपर उठी और बिस्तर के ऊपर देखा, और वहां कोई नहीं था। क्या ये कोई बुरा सपना है? अब तक मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया था। मैंने अभी बिस्तर के नीचे एक औरत के पैर देखे थे, लेकिन जब मैं ऊपर देख रही थी तो मरीज के बिस्तर के पास कोई नहीं खड़ा था। मैं एक बार फिर झुकी और एक बार फिर मैंने वो नंगे पैरों को देखा। उसके अंगूठे के नाखून नहीं थे, जिस वजह से वहां खून जम गया था और नीचे का सूजा हुआ मांस दिखाई दे रहा था। मैं वैसे के वैसे बैठी रही। मुझे ऊपर देखने में डर लग रहा था जब अचानक वो पैर घूमने लगे। जैसे जैसे पैर मुड़े, हड्डियों के मुड़ने की आवाज तेज होने लगी। मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही मर गई।
मैं समझ गई थी कि बाकी मरीज इस कमरे के बारे में जो भी कहते थे वो सच था और शायद आज मैं इस कमरे से जिंदा नहीं निकल पाऊंगी। जब मैं रोने के कगार पर थी, उस औरत की गर्दन नीचे गिर गई और उसका सर जमीन पर घूमने लगा, जैसे कि कोई सांप उसकी गर्दन लंबी खींचती गई और मेरी तरफ आने लगी। हेल्प हेल्प! मैं उठी और विपरीत दिशा में भागने लगी। मेरा मकसद था कि मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊं, लेकिन इससे पहले ही मैं लड़खड़ा कर गिर गई। मैं अपने कमर के बल लेट गई क्योंकि मुझे वो आवाज बहुत ही करीब से आ रही थी। मैं मुड़कर देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये करना भी जरूरी था। मैंने अपना सर धीरे धीरे मोड़ा और उस औरत की तरफ देखा तो उसकी गर्दन कमरे की सीलिंग तक पहुंच चुकी थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें खून निकल रहा था। उसकी घूमी हुई गर्दन किसी स्प्रिंग की तरह इधर उधर घूम रही थी। मुझे ये नहीं याद कि मैं कब बेहोश हुई। जब मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आए तो मैंने खुद ब खुद ही वहां से नौकरी छोड़ दी। मुझे तेज बुखार हो गया था। मेरी दादी माँ ने बताया कि जापान के लोग पुरानी कथाओं पर बहुत विश्वास करते हैं, जिन्हें वो रोकू रोकू भी कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तामसिक आत्माएं रात में घूमती हैं। उन्हें अपने शिकार का खून पीना बहुत पसंद होता है और शायद उसी वजह से उस औरत के मुंह से भी खून निकल रहा था। मैं नहीं जानती कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया या फिर वहां रह रहे किसी भी मरीज को भी उसने किसी को चोट पहुंचाई है, ऐसी खबर कभी नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अकेले बोर हो जाती है, इसलिए लोगों से खेलने आ जाती है। चाहे जो भी वजह क्यों ना हो, मैं उस हॉस्पिटल में कभी वापस नहीं जाऊंगी। हाय, मेरा नाम सिल्विया है। एक हफ्ते पहले मुझे अपने डैड के साथ पिट्सबर्ग शिफ्ट होना पड़ा। वहां मेरे डैड की नई नौकरी लग गई थी, इसलिए मेरे पास उनके साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मॉम के एक्सीडेंट में मौत हुई और तभी से मेरे डैड ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन साल के बीच में एक नए शहर में दोबारा शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए किसी नई जगह पर दोस्त बनाना आसान नहीं था, खासकर तब जब आप एक पढ़ाकू हो। मेरे नंबर अच्छे होने की वजह से मुझे शहर की बेहतरीन स्कूल में एडमिशन मिल गया। वो स्कूल दिखने में भी काफी अच्छा था, लेकिन वहाँ के बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मेरे पहले ही दिन मुझे अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन दिख गया था। मैंने अभी क्लास खत्म ही की थी और मैं रेस्ट रूम चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। मैं डर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी कि तभी वहाँ की लाइट भी जल गई और मुझे दूसरी ओर से अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। जब मैंने भागने की कोशिश की तो मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैं लॉकर रूम में थी और मेरे आसपास कुछ लोग और स्कूल्स के प्रिंसिपल खड़े थे। मैं उठी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैं चिल्लाई क्यों और जमीन पर बेहोश की हालत में क्यों मिली। जो हुआ मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि मुझे कोई वहम हुआ है और मुझे आराम करने को कहा और वहां से चले गए। जैसे ही वो लोग वहां से निकले, दो लड़कियां कैरन और एमिलिया मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मैं हैरान हो गई। उन्होंने मुझे चार्ली के बारे में बताया, बिना चेहरे का एक पागल आदमी जो शहर में घूमता है और लड़कियों को अगवा करके मार डालता है। मैं ये सुनकर बहुत डर गई और उस रात डिनर पर मैंने अपने डैड को सब बता दिया। डैड ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि बिना चेहरे वाला कोई आदमी नहीं है, ये बस एक बकवास सी कहानी है जो लोगों ने खुद बनाई है और ये एक झूठ है। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाई। उस आदमी का ख्याल बार बार मुझे आ रहा था। मैं ताजी हवा के लिए बालकनी में आ गई और तब मैंने कुछ भयानक देखा। घर के सामने बड़ी सड़क पर मैंने एक आदमी को हुड वाली जैकेट पहनकर धीरे धीरे अपने घर के पास आते हुए देखा और जैसे ही वो हमारे घर से थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने रुककर मेरी तरफ देखा। मैं डर के मारे उछल पड़ी। ये वही बिना चेहरे वाला आदमी था जिसके बारे में एमिली और कैरन ने मुझे बताया था। मैं जोर से चिल्लाई और घर के अंदर भाग गई। मेरे डैड मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। जब मैंने उन्हें बताया तो फौरन बालकनी में देखने चले गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो मुझे अपने कमरे में ले गए और उन्होंने मुझे अपने साथ सुलाया। मैं डर के मारे कांप रही थी। उन्होंने मुझे चुप करवाया और फिर मुझे सुला दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल गई, मैंने एमिलिया को देखा और मैं भागते हुए उसे सब बताने चली गई, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब मैंने उसे हिलाकर पूछा तो उसने मेरी तरफ देखा और वो रोने लगी। हे एमिलिया, क्या हुआ? वो रुक रुक कर सांस ले रही थी और उसने मुझे बताया, कैरन लापता है। वो पिछली रात बाहर गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी और इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, इतने में पुलिस हमारे स्कूल आ गई और वो हम दोनों से मिलकर कैरन के बारे में कुछ पूछना चाहते थे। हमने उन्हें वो सब बताया जो हमें पता था। हमने पुलिस को बिना चेहरे वाले उस आदमी के बारे में भी बताया, लेकिन उन्होंने भी हम पर हंसते हुए कहा कि ये सब झूठी कहानियां हैं। जब पुलिस चले गई तो मैंने एमिलिया को बताया कि मैंने उस आदमी को कल रात फिर से देखा था। एमिलिया ने तय कर लिया था कि वो उस आदमी को ढूंढने जाएगी। मैंने उससे कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन बिना मेरी बात सुने वो निकल गई। मैं एमिलिया के लिए चिंतित थी और डरी हुई होने के बावजूद मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की।
हमने अपनी अपनी साइकिल्स ली और बिना किसी को बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं हम शहर के दूसरे कोने की तरफ जाने लगे। हमें वहां एक सुनसान सुरंग दिखी। एमिलिया ने हमें बताया कि वो आदमी यहीं रहता है। हमने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी और सुरंग के अंदर जाने लगे। मैं डरी हुई थी, लेकिन एमिलिया अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए डटी हुई थी। जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हम अपने फोन की लाइट जलाने वाले थे हमने एक लड़की की चीख सुनी, जाने दो मुझे, नहीं। हम एक सेकंड के लिए डर गए। एमिलिया की आंखें चमक उठी। उसने मुझे बताया कि वो कैरन की आवाज थी। हम उस तरफ भागे, लेकिन सुरंग आगे जाकर 2 भागों में बट रही थी। हमें नहीं पता था कि वो आवाज कहां से आ रही थी और हम दोनों अलग अलग जाकर भी ढूंढना नहीं चाहते थे। हमने तय किया कि हम दाएं तरफ जाएंगे और हम उस तरफ चलने लगे। थोड़ा आगे जाकर हमने एक दरवाजा देखा, लेकिन वो बंद था। एमिलिया ने मुझे दरवाजा खोलने के लिए कुछ ढूंढने को कहा। मैं अंधेरे में ढूंढने लगी कि तभी अचानक दरवाजा खुला। मैं देखने के लिए वापस मुड़ी तो वो वहीं था, चार्ली। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, हर जगह झुर्रियां और डरावना। मैं डर के मारे चिल्लाई। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसने एमिलिया की गर्दन पकड़ ली। एमिलिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मुझे जल्द ही कुछ करने की जरूरत थी। मैं इधर उधर देखने लगी और मुझे एक लोहे की रॉड मिली। मैंने उसे उठाया और जोर से चार्ली के सर पर दे मारा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हम जल्दी से अंदर गए और हमने कैरन को बचा लिया। फिर हमने पुलिस को फोन किया और वहां से भाग गए। कुछ देर में पुलिस आ गई और सुरंग के अंदर छानबीन करने गई। उन्होंने वापस आकर बताया कि वहां कोई नहीं था। हम ये सुनकर हैरान हो गए। हमने ये तो साबित कर दिया था कि चार्ली नाम का आदमी है, लेकिन अब हमें डर था कि वो अपना बदला लेने हमारे पीछे जरूर आएगा। पुलिस ने हमें कुछ दिन तक घर के बाहर निकलने से मना कर दिया और उन्होंने चार्ली के लिए जगह जगह नोटिस लगवा दी। उस रात जब मैं सो रही थी तो मैंने अपने कमरे की खिड़की के खुलने की आवाज सुनी। मैंने देखा और मैं हैरान हो गई। वो चार्ली था। वो मेरी तरफ भागा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी और मैंने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस खींचा। मैं बिस्तर पर गिर गई और चिल्लाकर अपने डैड को मदद के लिए आवाज लगाने लगी। तभी दरवाजा खुला और मेरे डैड ने फावड़े से चार्ली के सर पर वार किया। हमने पुलिस को बुलाया। उन्होंने आकर चार्ली को गिरफ्तार कर लिया। वो शहर अब आखिरकार उस पागल से मुक्त हो चुका था। मैं अब तक सोया नहीं था। मेरी रगों में उत्साह दौड़ रहा था। घर बिल्कुल शांत था और मैं जानता था कि यह सही समय है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैं कोई शोर नहीं मचाना चाहता था, इसलिए मैं सावधानी से चल रहा था ताकि मेरे पेरेंट्स को कुछ पता ना चले। मैंने रेलिंग को जोर से पकड़ लिया। मैं इस बात से डरा हुआ था कि मुझे क्या देखने को मिलेगा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरा दिल जोर जोर से मेरी छाती में धड़कने लगा। आज मैं आखिरकार सैंटा को पकड़ ही लूंगा। इस साल मैं उन्हें क्रिसमस ट्री के नीचे तोहफे रखते हुए उन्हें पकड़ लूंगा। मुझे बस तब तक का इंतजार करना था जब तक वो आ नहीं जाते, और उसके बाद मैं कूद कर बाहर आऊंगा और उन्हें तोहफे रखते हुए देख लूंगा। मैं इंतजार करता रहा। आसपास का सन्नाटा धीरे धीरे बढ़ता रहा। आखिरकार मैंने एक कोने से कुछ आवाज आती हुई सुनी। उत्साह में मैं कूद कर बाहर निकल आया। मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने। लेकिन मेरी आवाज लड़खड़ाई। क्रिसमस ट्री के पास जो खड़ा था उसे देखकर मैं डर गया। कुछ ऐसा जो सैंटा नहीं था। उसके नोकीले सींग, लंबा चाबुक था और उसकी आकृति काली थी। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके पैर बकरी जैसे थे और उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। हेलो। मैं चलाते हुए ऊपर की तरफ भागा। मैं अपने बिस्तर पर कूदा और मैंने खुद को चादर से ढक लिया। मैं इस तरह करीब 1 घंटे तक लेटा रहा और फिर मैंने हार कर एक बार फिर उठकर नीचे जाकर देखने का फैसला किया। मैं वापस से नीचे गया। मेरी टांगें डर के मारे कांप रही थी। मैंने एक कोने से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। ये जानकर मुझे बहुत राहत मिली। शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था और शायद मैं कभी बिस्तर से बाहर ही नहीं निकला था। अगली सुबह तक मैं उस रहस्यमयी प्राणी के बारे में सब कुछ भूल चुका था जो मुझे क्रिसमस ट्री के पास खड़ा दिखाई दिया था। वो क्रिसमस का दिन था और मैं अपनी सभी तोहफों को खोलने के लिए बहुत उत्साहित था। मुझे एक बाइक मिली थी, कुछ नई गेम्स और ये अजीब तरह की मुझे एक अलग से दिखने वाला खिलौना भी मिला था जो एक फिजेट स्पिनर के जैसा लग रहा था। कुछ दिन बीत गए और मैंने तय किया कि मैं उस खिलौने को अपने साथ स्कूल लेकर जाऊंगा। इसके बावजूद भी कि मेरे पेरेंट्स इस बात से परेशान थे जब से मैंने उस तोहफे को खोला था। स्कूल का वो दिन आराम से बीत गया और मैं घर की तरफ वापस आने लगा। मैं हमेशा की तरह अपने दोस्त से बातें करते हुए वापस आ रहा था। मैं कसम खाता हूं कि वो मेरी जिंदगी का सबसे अजीब सपना था यार। क्रिसमस वाले दिन में एक राक्षस का घर में होना। कम ऑन मैन। हाँ, तुम जरूर कोई सपना देख रहे हो गया। क्या तुमने कभी क्रैम्पस के बारे में सुना है? क्रैम्पस? ये क्या होता है? ये सैंटा के खिलाफ लोगों द्वारा बनाई गई कहानी है। तुमने कहीं इसे तो नहीं देखा होगा। हम चलते रहे कि अचानक मैंने कोने में किसी को खड़े हुए देखा। मैं रुका और उस दिशा में देखने लगा जहां वो चीज मुझे नजर आ रही थी, लेकिन वो जो भी था जा चुका था। फिर भी मैं डर के मारे कांप गया।
मैंने जिससे भी देखा था मुझे लगा कि उसके बड़े बड़े सींग थे और मुझे लगता है कि वो वैसे ही दिख रहा था जैसे जो प्राणी मैंने क्रिसमस ट्री के पास खड़े हुए देखा था। अचानक बर्फ का तूफान आने लगा। बादलों ने हमें इतना घेर लिया कि हमें सामने कुछ नहीं दिख रहा था। हम पास के गैस गोदाम की तरफ भागे ताकि हम इस तूफान से बचकर कहीं रुक सकें। पढ़ते रहो दोस्त, मैं पीछे की तरफ देखकर चिल्लाया। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा दोस्त जा चुका था और बर्फ का तूफान और तेज होने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं भागता रहा। मेरी सांसें तेज होने लगी और आखिरकार मैं गैस गोदाम तक पहुंच गया। एक पल के लिए तो मुझे सांस आई, लेकिन बाहर लिखा हुआ था कि कर्मचारी 1 घंटे के बाद आएगा। मैंने अंदर जाकर पनाह लेने का फैसला किया और सोचा कि कुछ खाने के लिए भी उठा लूंगा। मैं कैंडी और स्नैक्स वाले सेक्शन में गया। मैं बहुत खुश था। शायद आज मुझे फ्री कैंडी मिलेगी। कितना पागल है वो आदमी जो स्टोर को खुला छोड़कर ही चला गया। मैंने अपनी जेब में कैंडी भरना शुरू किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर अचानक लाइट चले गई और मैंने किसी जानवर के चलने की आवाज सुनी। मैं डर के मारे वहीं खड़ा रहा और मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। मेरे सामने क्रैम्पस खड़ा था। उसने मुझे देखकर फिर चिड़चिड़ा चेहरा बनाया। तुम अच्छे बच्चों की सूची में नहीं हो। मैं चिल्लाया और जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागा। क्रैम्पस भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। बर्फबारी और तेज हो चुकी थी। देखना मुश्किल हो चुका था और भागना नामुमकिन। मैं अपने पीछे क्रैम्पस की आवाज सुन सकता था, जिससे मैं एहसास हो गया था कि मैं मुसीबत में हूँ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं आखिरकार रुक गया और जमीन पर गिरकर रोने लगा। मेरे ऊपर एक बड़ी छायादार आकृति दिखाई दी, लेकिन उसके बाद मैंने दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आती हुई सुनी। एक उम्मीद की किरण के साथ मैं उनकी तरफ भागा और पुलिस अफसरों के समूह के बीच चला गया। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, क्रैम्पस मेरा पीछा कर रहा है। आराम से बच्चे, आखिर तुम कहना क्या चाहते हैं? क्रैम्पस मेरा पीछा कर रहा है। वो मुझे क्रिसमस के टाइम से पकड़ना चाहता है। वो वहां मेरे साथ उस गैस गोदाम में था। देखो, मुझे लगता है कि मेरा वहां से कैंडी चुराना ठीक। मैं एहसास करके डर गया कि मैंने पुलिस के सामने क्या कह दिया। वो भी मुझे गुस्से से देखने लगे। अच्छा, तो तुम कुछ देखकर बहुत डर गए, और ना तुम ये कभी नहीं कबूल करते कि तुमने कुछ सामान चुराया है ना? अपनी जेबें खाली करो बच्चे। मैंने सलाखों के पीछे बैठकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा था जब मैंने जेल के बाहर शैतानी हंसी सुनी। मैंने ऊपर बनी खिड़की से झांक कर देखा। बाहर बर्फ के तूफान के बीच क्रैम्पस का बड़ा सा शरीर था। उसका चेहरे पर गुस्सा और नफरत के भाव थे। अच्छा होगा अगर तुम अगले साल अच्छे से, नहीं तो अगला साल देखना नसीब नहीं होगा। और इसी के साथ क्रैम्पस बर्फ में कहीं खो गया। मैं डर के मारे थरथरा गया। मैं आज के बाद कभी चोरी या बदतमीजी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि क्रैम्पस का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को डराना है, लेकिन उसके साथ इतनी करीबी मुलाकात के बाद मैं चाहकर भी यकीन नहीं कर पाता कि ये सिर्फ लोगों की बनाई ये कहानी है। असली क्रैम्पस से मिलकर मुझे लग रहा था कि वो पूरी फिराक में है कि अगर मैं अच्छा बनकर नहीं रहा तो वो मुझे मार डालेगा।